सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। ठीक है, रेडियो सक्रियता क्या है? प्रकृति में कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो क्या है, स्वतः ही क्या है, विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का क्या है, उत्सर्जन करते हैं। उन एलिमेंट्स को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो सक्रिय तत्व है। और जो उन अदृश्य किरणों को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, और इस घटना को अपन कहते हैं रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो अपने पास है वो है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, ठीक है, यानी जो इसकी परिभाषा है वो ये हो गई कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो इन एलिमेंट को क्या कहा? इन एलिमेंट को कहा रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। और जो इन किरणें हैं, जो अदृश्य किरणें हैं, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव रे, रेडियो एक्टिव किरणें। और जो ये घटना है, इस घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। ठीक है, अब आया आगे वो है रेडियो सक्रियता की खोज। तो जो रेडियो सक्रियता की खोज है वो सर्वप्रथम 1896 में, जो खोज है वो सर्वप्रथम 1896 में एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल, उन्होंने सबसे सर्वप्रथम है वो क्या है, रेडियो सक्रियता की क्या है, खोज की। उन्होंने क्या पाया कि जो यूरेनियम है यूरेनियम और उसके लवण है वो क्या है, स्वतः ही विखंडित होकर क्या है, कुछ अदृश्य किरणों का क्या है, उत्सर्जन करते हैं। उन्होंने उन किरणों को क्या नाम दे दिया, उन किरणों को नाम दे दिया उन्होंने बेकरेल किरणें। अपने ही नाम पर उन्होंने नाम दे दिया इनका बेकरेल किरणें। इनके 2 साल बाद 1898 में साइंटिस्ट थे, एक था मैडम क्यूरी और इन्हीं के पति जिनका नाम था पीरे क्यूरी। ठीक है, उन्होंने क्या सुझाया कि जो ये बेकरेल किरणें हैं, जो रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम जो एलिमेंट है, इससे जो ये बेकरेल किरणें उत्सर्जित होती है, ये क्या एक परमाणु जनित क्रिया है। उन्हें बताते ये क्या है कि परमाणु जनित क्रिया है। उसी वर्ष 1898 में मैडम क्यूरी और एक अन्य साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्मिथ, उन्होंने क्या जो थोरियम धातु के एलिमेंट है, थोरियम धातु के तत्व है, उनमें भी क्या है, रेडियो सक्रियता का पता लगाया। किसमें? थोरियम धातु में। थोरियम धातु के तत्व में क्या है, रेडियो सक्रियता का क्या है, पता लगाया। ठीक है, उसके बाद में 1902 में क्यूरी दंपति
यानी मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी। ठीक है, उन्होंने क्या पता लगाया, उन्होंने पता लगाया जो यूरेनियम का जो अयस्क है पिच ब्लेंड, वो क्या है, वो यूरेनियम से भी क्या है 4 गुना अधिक क्या है रेडियो सक्रिय है। यूरेनियम से भी क्या है 4 गुना अधिक क्या है रेडियो सक्रिय है। यानी उनको इतना पता चल गया कि जो पिच ब्लेंड है उसमें यूरेनियम के अलावा भी कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो क्या है यूरेनियम से ज्यादा क्या है रेडियो सक्रिय होगा। ठीक है, उन्होंने क्या है खोज जारी रखी अपनी, और 1903 में सन 1903 में एक सर्वाधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम। रेडियम के क्या है खोज की। ठीक है, जो परीक्षा में है ना एग्जाम में वो ये पूछा जाता है कई बार कि पहला तो ये पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। तो रेडियो सक्रियता की खोज तो की थी 1896 में हेनरी बेकरल ने। ठीक है, उसके बाद में जो थोरियम धातु है इसमें रेडियो सक्रियता का किसने पता लगाया था, वो लगाया था मैडम क्यूरी एंड स्मिडट ने। ठीक है, और जो सबसे अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी वो की थी क्यूरी दंपति ने। क्यूरी दंपति। ठीक है, और अब तक जो वर्तमान है, वर्तमान में क्या है 40 से अधिक क्या है प्राकृतिक रेडियो एक्टिव क्या है समस्थानिक है, और उसके क्या है तत्व है 40 से अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एवं समस्थानिक है। ठीक है, अब अपने पास एक आया है यूरेनियम। अब यूरेनियम के बारे में अपन क्या थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास है यूरेनियम। यूरेनियम के क्या बहुत सारे क्या समस्थानिक है, लेकिन जो प्राकृतिक समस्थानिक है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो है यूरेनियम 234, 235 और 238। ठीक है, ये जो 92 है ये क्या है इसका परमाणु क्रमांक। और ये क्या है ये द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु जो इनका जो भार है द्रव्यमान भार है पर वो क्या है ये है 92 में क्या है इनका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जो यूरेनियम है इसकी खोज, जो यूरेनियम है यूरेनियम की खोज है वो 1798 में। 1798 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लोपर्ट। उन्होंने क्या है इनका जो अयस्क था पिच ब्लेंड, जो यूरेनियम की खोज है वो 1798 में क्लोपोर्ट नाम के साइंटिस्ट ने पिच ब्लेंड अयस्क से क्या है यूरेनियम की खोज की थी। ठीक है, तो पिच ब्लेंड अयस्क है ये क्या है ये एक गहरा नीला काला नीले काले रंग का क्या है अयस्क है। ठीक है, और जो यूरेनियम है वो है चमकीली श्वेत क्या है धातु है। आउटसानी में जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे भारी एलिमेंट है वो क्या है यूरेनियम को माना जाता है। ठीक है, यूरेनियम के वैसे 2 अयस्क है, कौन कौन से हैं, एक तो अपने पास आ गया पिच ब्लेंड, एक होता है कार्नोटाइट। एक तो हो गया पिच ब्लेंड एंड एक हो गया कार्नोटाइट। ठीक है, यूरेनियम पाया कहाँ जाता है मुख्यतः है
ये अफ्रीका, कांगो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ पाया जाता है। और भारत में सिर्फ यूरेनियम की एक ही खान है, वो खान है झारखंड में। यूरेनियम की जो ऐसे का जो यूरेनियम की जो खान है वो भारत में सिर्फ एक ही जगह है, वो है भारत में झारखंड में। ठीक है, ये कई बार क्या क्वेश्चन आ चुका है कि जो यूरेनियम की खान है वो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है झारखंड में। इनकी खान एक जगह ही है, वो है झारखंड में। ठीक है, अब अपने पास आ गया वो ये है कि रेडियो जो सक्रियता अपन पढ़ रहे थे, वह रेडियो सक्रियता कितने प्रकार की होती है, वो आ गया। ठीक है, आगे है वो है रेडियो सक्रियता कितने प्रकार की होती है। तो जो रेडियो सक्रियता है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कौन सी होती है? जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो परमाणु के जो नाभिक है वो क्या है, स्वतः ही विखंडित होकर अन्य परमाणु में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। वो तो कहलाती है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, इन एलिमेंट है के परमाणु के नाभिक है वो क्या है, स्वतः ही विखंडित होकर दूसरे परमाणु में क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अपने पास यूरेनियम है, ये क्या है, स्वतः विखंडित होकर थोरियम में परिवर्तित हो जाएगा। थोरियम क्या है, थोरियम पीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापिस यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है प्रक्रिया, ये प्रक्रिया स्वतः ही चलती रहती है। ठीक है, ये तो हो गई प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। और जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता है वो क्या है, अपन कृत्रिम रूप से क्या है, अपन कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्राप्त करते हैं। ये घटना कौन सी कहलाती है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहलाती है। जैसे अपने पास कोई एक अस्थाई तत्व है, अस्थाई एलिमेंट है अपने पास मैग्नीशियम। इन अस्थाई एलिमेंटों पर क्या है, तीव्र गति वाले है वो क्या है, कणों की क्या है, बौछार कर जाती है, इनका प्रहार किया जाता है। जैसे अपने पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर क्या है, अल्फा कणों का प्रहार किया जाता है। ठीक है, जो अल्फा कण है वो क्या होते हैं, जो अल्फा कण है वो द्वितीय आवेश युक्त हीलियम क्या है, आयन नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, अल्फा कण। ठीक है, तो अल्फा कणों का अपन क्या है, इन पर क्या है, प्रहार किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अस्थायी एलिमेंट है सिलिकॉन। ये क्या हो गया, एक अस्थायी तत्व है, अस्थायी व रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सिलिकॉन। इसमें क्या परिवर्तित हो जाएगा और साथ में क्या है, साथ में एक न्यूट्रॉन है वो क्या है, मुक्त होगा। ठीक है, अब जो ये अस्थायी एलिमेंट सिलिकॉन है ये क्या स्वतः ही एक अस्थायी एलिमेंट एल्यूमिनियम में क्या है, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राकृतिक, ये हो गया कृत्रिम। अब अपने पास आगे वो है रेडियो सक्रिय किरणें। रेडियो सक्रिय किरणें कौन सी किरणें होती है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है
वो क्या है, विखंडित होकर जो अदृश्य किरणें क्या है उत्सर्जित होती है, उन किरणों को अपन क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रिय किरणें। जो अदृश्य किरणें उनका पता लगाने के लिए सन 1902 में रदरफोर्ड ने उन किरणों को क्या चुंबकीय व एक विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत क्षेत्र से क्या है प्रवाहित किया। ये मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र है, ये एक साइड इसके पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज है। इन किरणों का क्या है, इन विद्युत क्षेत्र में से प्रवाहित करवाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि जो कुछ किरणें हैं, कुछ कण हैं, वो तो क्या है नेगेटिव चार्ज की ओर चले गए। ठीक है, कुछ है वो क्या है पॉजिटिव चार्ज की ओर चले गए, और कुछ है वो क्या है सीधे निकल गए। ठीक है, उन्होंने उनका क्या नाम दे दिया, जो सीधे निकल गए विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र का जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनको उन्होंने क्या कहा, गामा किरणें कहा, गामा किरणें। ठीक है, जो नेगेटिव की ओर चले गए उन्होंने उनको नाम दे दिया अल्फा किरणें, और जो पॉजिटिव चार्ज की ओर चलेगी उनको उन्होंने नाम दे दिया बीटा किरणें। ठीक है, अब अपने पास तीन किरणें आ गई, अल्फा, बीटा और गामा। इसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो अपने पास सबसे पहले वो है अल्फा किरणें। ठीक है, पहली आ गई वो आ गई अल्फा किरणें। अल्फा किरणें के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने जो इन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में से जब इन किरणों को प्रभावित किया, तो ये क्या है, इन नेगेटिव की ओर क्या है, नेगेटिव की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या है, एक धनावेशित कण है, यानी ये जो क्या है, इन पर क्या चार्ज क्या है, ये क्या है पॉजिटिव है, यानी ये कौन सी कण हो गई, ये होगी धनावेशित किरणें, धनावेशित किरणें। प्रयोगों द्वारा ये पता किया गया कि जो ये अल्फा किरणें हैं, ये क्या है, द्विआवेश युक्त हीलियम आयन। यानी इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा किरणें क्या हो गई, एक तो हो गई धनावेशित, एक द्विआवेश युक्त क्या है हीलियम आयन के रूप में क्या है इनको क्या है माना जाता है। ठीक है, इनका जो वेग था, वे वेग के बारे में क्या पता लगा, इनका जो वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग का, प्रकाश के वेग का 1/10। यानी जो प्रकाश के वेग का क्या है 1/10वां वेग क्या है इन अल्फा किरणों का वेग होता है। ठीक है, इनका जो द्रव्यमान है वो क्या है अधिक माना, जिसके कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी अधिक होगी। द्रव्यमान अधिक होने के कारण क्या है इनकी गतिज ऊर्जा भी क्या है अधिक होगी। ठीक है, और क्या पता लगाया, इन अल्फा किरणों को किसी गैस में से प्रवाहित करेंगे तो उन गैस को क्या कर देती है, ये आयनित कर देती है। ठीक है, और क्या पता लगाया, जो इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी जो भेदन क्षमता है वो क्या है कम होगी। ठीक है,
तो अल्फा किरणों के बारे में क्या क्या पता लगाया। एक तो ये क्या है, धनावेशित किरणें हैं। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है अल्फा किरणें, ये अल्फा किरणें है वो है द्विआवेश युक्त क्या है, एक हीलियम आयनी है। ठीक है, इनका जो वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां। ठीक है, द्रव्यमान अधिक होने के कारण क्या है, गतिज ऊर्जा भी क्या है, अधिक होगी। उनको गैस में से प्रभावित करने पर क्या है, गैस से कणों को क्या है, आयनित कर देती है। ठीक है, द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी क्या है, भेदन क्षमता है वो क्या है, कम हो। ठीक है, और क्या है, और जो अल्फा किरणें हैं वो क्या है, जीव कोशिकाओं को क्या है, नष्ट करती है। ये जो जीव कोशिकाएं हैं, जीव कोशिकाओं को क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अल्फा किरणें। अब अपना अगला है वो है बीटा किरणें। नंबर वो है बीटा किरणें। रदरफोर्ड ने जो विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में से जब अदृश्य किरणों को प्रवाहित किया था, तो क्या है, कुछ किरणें हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की ओर मुड़ जाती है। तो उन किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया था, बीटा किरणें नाम दिया था। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ऋणावेशित किरणें। ठीक है, दूसरी बात आती है द्रव्यमान की। जो बीटा किरणों का द्रव्यमान है वो होता है हाइड्रोजन का 1/1840, यानी हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान का क्या है, 1/1840 से भाग होता है। ठीक है, और जो इनका वेग है, अगला आता है वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है प्रकाश के वेग का 9/10वां। ठीक है, प्रकाश के वेग का 9/10, यानी जो अल्फा किरणों का अपने वेग क्या बढ़ा था, अल्फा किरणों का जो अल्फा किरणें एक तो होती है पॉजिटिव धनावेशित किरणें होती है, दूसरी बात है उनका जो वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। इनका कितना होता है वेग, इनका होता है 9/10, यानी अल्फा से 9 गुना अधिक। तो इनका वेग है वो अल्फा के से कितना गुना अधिक हो गया, 9 गुना अधिक हो गया। ठीक है, और जो इनकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, इनका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान कम होता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब गतिज ऊर्जा कम हो गई, इनका जो द्रव्यमान कम हो गया, तो इनकी जो भेदन क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी। इनकी जो भेदन क्षमता है वो होती है अल्फा से 100 गुना अधिक। इनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा से क्या है, 100 गुना अधिक होती है। ठीक है, और क्या होता है इनमें, और होता है इनका जो गतिज ऊर्जा का मान है वो क्या है, कम होने के कारण जो इनकी आयनन क्षमता है वो क्या है, कम होती है। यानी जो इनकी आयनन क्षमता है इसका मान भी क्या है, कम होता है। ठीक है, अब अपने पास तीसरी किरणें है वो है गामा किरण। रदरफोर्ड के प्रयोग में जो अदृश्य किरणें थी वो क्या है, जो विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में से उन्होंने प्रभावित किया था, तो क्या है वो कुछ किरणें वो क्या है, सीधे ही निकल गई थी। उन किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया, गामा किरणें नाम दिया। यानी ये किरणें कैसी होती है, ये होती है उदासीन, ये होगी उदासीन। ठीक है, जैसा कि अल्फा किरणें हैं वो क्या है, पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती है। बीटा किरणें हैं वो क्या है, नेगेटिव कणों से मिलकर बनी होती है। जबकि जो गामा किरणें हैं वो क्या है, कणों से मिलकर बनी नहीं होती, कणों से मिलकर नहीं बनी होती। गामा किरणें हैं, इनको अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे,
विद्युत चुंबकीय तरंगें। जो गामा किरणें का जो वेग होता है वो क्या होता है? प्रकाश के वेग के समान। प्रकाश के वेग के समान। ठीक है। जो वेधन क्षमता होती है, वेधन क्षमता होती है वो क्या है? सर्वाधिक होती है। ये किरणें क्या है? जीव कोशिकाओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। जीव कोशिकाओं को नष्ट। ठीक है। तो अपने जो तीनों किरणों का अपने अध्ययन किया था उसमें से हमने क्या देखा? जो अल्फा किरणें हैं, जो अल्फा किरणें हैं, ठीक है, ये तो क्या हो गई? ये है धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ये तो हो गई पॉजिटिव। ठीक है। जो बीटा किरणें हैं वो हो गई नेगेटिव, जो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो अल्फा और बीटा किरणें तो है वो कणों से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो गामा किरणें हैं वो कणों से मिलकर नहीं बनी होती। ये क्या होती है? ये होती है उदासीन। ठीक है। अब इनकी अगर बात करें, अपन वेग की बात करें, तो जो सबसे कम वेग होता है, अगर वेग की बात करें तो वेग है वो पहले तो होता है, वो होता है अल्फा का, इससे अधिक होता है बीटा का, और उससे अधिक होता है गामा का। ये तो होता है इनका वेग, क्योंकि जो अल्फा कणों का वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। ठीक है। बीटा किरणों का होता है 9/10वां भाग, लेकिन जो गामा किरणें होती है इनका वेग होता है प्रकाश के वेग के समान। प्रकाश के वेग के समान। ठीक है। रही बात इनकी भेदन क्षमता की, ठीक है, तो भेदन क्षमता है उनका क्रम इस अकॉर्डिंग होता है। भेदन क्षमता होती है वो सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है अल्फा कणों की, उसके बाद में होती है बीटा किरणों की, ठीक है, उसके बाद में होती है गामा किरणों की। तो सर्वाधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की, यानी जिनका वेग अधिक होता है उनकी क्या है? भेदन क्षमता क्या है? अधिक होती है। ये ध्यान में रखना। ठीक है। इन जो गामा किरणों का क्या है? वेग भी ज्यादा होता है, उनकी चाहे भेदन क्षमता वो भी क्या है? सर्वाधिक होती है। तीनों किरणें क्या है? जीव कोशिकाओं का क्या है? नष्ट कर सकती है। ठीक है। तो दोस्तों जो आगे की अपनी कक्षा है, जो आगे का अपन आगे की कक्षा में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।